कक्षा 11 के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको इतिहास चैप्टर नंबर 7 बदली हुई सांस्कृतिक परंपराएं के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे। 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। नगर के लोग अब यह सोचने लगे थे कि वे गांव के लोगों से अधिक सभ्य हैं। नगर खासकर फ्लोरेंस, वेनिस और रोम कला और विद्या के केंद्र बन गए। नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिली थी। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए। अमीर और अभिजात वर्ग के लोग कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता थे। इसी समय मुद्रण के आविष्कार से अनेक लोगों को, चाहे वह दूर दराज नगरों या देशों में रह रहे हों, छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध होने लगी। यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी और लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी व रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगे थे। अब यह माने जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपना धर्म चुन सकता है। चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया, क्योंकि वे अब सौर मंडल को समझने लगे थे। नवीन भौगोलिक ज्ञान ने इस विचार को उलट दिया कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है। इस विचार के पीछे यह मान्यता रही थी कि यूरोप विश्व का केंद्र है। 14वीं शताब्दी से यूरोपीय इतिहास की जानकारी के लिए बहुत अधिक सामग्री दस्तावेजों, मुद्रित पुस्तकों, चित्रों, मूर्तियों, भवनों और वस्त्रों से प्राप्त होती है, जो यूरोप और अमेरिका के अभिलेखागारों, कला चित्रशालाओं और संग्रहालयों में सुरक्षित रखी हुई हैं। 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने रेनेसां शाब्दिक अर्थ पुनर्जन्म, हिंदी में पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया, जो उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को बताता है। स्विट्जरलैंड के ब्रेस्ले विश्वविद्यालय के इतिहासकार जैकब बर्कहार्ट 1818 से 97 ने इस पर बहुत अधिक बल दिया। वे जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वान रांके 1795 से 1686 के विद्यार्थी थे। रांके ने उन्हें यह बताया कि इतिहासकार का पहला उद्देश्य कि वह राज्यों और राजनीति के बारे में लिखे, जिसके लिए वह सरकारी विभागों के कागजात और फाइलों का इस्तेमाल करे। पर बर्कहार्ट अपने गुरु के सीमित लक्ष्यों से असंतुष्ट थे। उनके अनुसार इतिहास लेखन में राजनीति ही सब कुछ नहीं है। इतिहास का सरोकार उतना ही संस्कृत से है जितना राजनीति से। 1860 में बैकहार्ट ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक की रचना की। इसमें उन्होंने अपने पाठकों का ध्यान साहित्य, वास्तुकला और चित्रकला की ओर आकर्षित किया। यह बताया कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में किस प्रकार एक मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। उन्होंने यह लिखा कि यह संस्कृति इस नए विश्वास पर आधारित थी कि व्यक्ति अपने बारे में खुद निर्णय लेने और दक्षता को आगे बढ़ाने में समर्थ है। ऐसा व्यक्ति आधुनिक था, जबकि मध्यकालीन मानव पर चर्च का नियंत्रण था। इटली के नगरों का पुनरुत्थान। पश्चिम रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी और रोम का पोप, जो अपने राज्य में बेशक सार्वभौम था, समस्त यूरोपीय राजनीति में इतना मजबूत नहीं था। एक अरसे से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र सामंती संबंधों के कारण नया रूप ले रहे थे। लातिनी चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था। इसी समय पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था। उधर कुछ और पश्चिम में इस्लाम एक साझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था। इटली एक कमजोर देश था और अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, परंतु इन्हीं परिवर्तनों ने इतालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता प्रदान की। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग
से व्यापार आरंभ किया, तो इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। इसमें इटली के नगरों ने मुख्य भूमिका निभाई। अब वे अपने को एक शक्तिशाली साम्राज्य, देखें आप यह चित्र देखें, फिर से इस चित्र को आप देख लें। बल्कि स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह मानते थे। नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य थे। कई अन्य दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। इसमें सर्वाधिक जीवंत शहरों में पहला वेनिस और दूसरा जिनेवा था। वे यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृश्य में अलग थे। यहाँ पर धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जिससे नागरिकता की भावना पनपने लगी। यहाँ तक कि जब इन नगरों का शासन सैनिक तानाशाहों के हाथ में रहा, तब भी इन नगरों के निवासी अपने को यहाँ का नागरिक करने में गर्व का अनुभव करते थे। नगर राज कार्डिनल गेस्पारो कोंतारिनी 1483-1542 अपने ग्रंथ द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस 1534 में अपने नगर राज्य की लोकतांत्रिक सरकार के बारे में लिखते हैं। हमारे वेनिस के संयुक्त मंडल की संस्था के बारे में जानने पर आपको ज्ञात होगा कि नगर का संपूर्ण प्राधिकार एक ऐसी परिषद के हाथों में है जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाले संभ्रांत वर्ग के सभी पुरुषों को सदस्यता मिल जाती है। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा नियम क्यों बनाया है। सामान्य जनता को नागरिक वर्ग में जिनके हाथ में संयुक्त मंडल के शासन की बागडोर है शामिल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि उन नगरों में अनेक प्रकार की गड़बड़ियां और जन उपद्रव होते रहते हैं, जहां की सरकार पर जन सामान्य का प्रभाव रहता है। कुछ लोगों के विचार इससे अलग थे। उनका कहना था कि संयुक्त मंडल का शासन संचालन अधिक कुशलता से करना है तो योग्यता और संपन्नता को आधार बनाना चाहिए। दूसरी ओर सच्चरित नागरिक जिसका लालन पालन उदार वातावरण में होता है, वे प्राय निर्धन हो जाते हैं। इसलिए हमारे बुद्धिमान और विवेकवान पूर्वजों ने यह विचार रखा कि इस सार्वजनिक नियम को बदलकर धन संपन्नता को आधार न बनाकर कुलीन वंशी लोगों को प्राथमिकता दी जाए, तथा इस शर्त के साथ कि केवल उच्च अभिजात वंशी लोग ही सत्ता में रहें, क्योंकि ऐसा करने से चंद लोगों की शक्ति काफी बढ़ जाएगी, न कि संयुक्त मंडल की। गरीब लोगों को छोड़कर सभी नागरिकों का प्रतिनिधि सत्ता में होना चाहिए, चाहे वे अभिजात वंशी हों या वे लोग हों जो अपने विशिष्ट गुणों के कारण उदात्त हों। इन सभी को सरकार चलाने का अधिकार मिलना ही चाहिए। ये देखें आप चित्र है ये। जिबेलिनी का द रिकवरी ऑफ द रेलिक ऑफ द होली क्रॉस, पवित्र क्रॉस के स्मृतिशेष की पुनर्प्राप्ति। चित्र 1370 की एक घटना की याद में 1500 में बना, परंतु इसमें चित्रण 15वीं शताब्दी के वेनिस का है। 14वीं और 15वीं शताब्दी 1300 ईस्वी इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद पढ़ाया जाने लगा। पेट्राक 1341 पेट्राक को रोम में राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1349 फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना। 1390 जेफरी चासर की कैंटरबरी टेल्स का प्रकाशन। 1436 ब्रुनेलेसी ने फ्लोरेंस में ड्यूमा का रूप तैयार किया। 1453 कुस्तुनिया के
जेंटाइन शासक को ऑटोमन तुर्कों से ने पराजित किया। 1454 गुटेनबर्ग ने विभाज्य टाइप से बाइबिल का प्रकाशन किया। 1484 पुर्तगाली गणितज्ञों ने सूर्य का अध्ययन कर अक्षांश की गणना की। 1492 कोलंबस अमेरिका पहुंचे। 1495 लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सफर अंतिम भोज चित्र बनाया। 1512 माइकल एंजिलो ने सिस्टीन चैपल की छत पर चित्र बनाए। विश्वविद्यालय और मानवतावादी। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए। 11वीं शताब्दी से पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय के विख्यात के अध्ययन केंद्र रहे। इसका कारण था यह कि इन नगरों के प्रमुख क्रियाकलाप व्यापार और वाणिज्यिक संबंधी थे, इसलिए वकीलों और नोटरी या सोलिसिटर और अभिलेखपाल दोनों के कार्य करते थे कि बहुत अधिक आवश्यकता होती थी, क्योंकि वे नियमों को लिखते, उनकी व्याख्या करते और समझौते तैयार करते थे। इनके बिना बड़े पैमाने पर व्यापार करना संभव नहीं था। यही कारण था कि कानून का अध्ययन एक प्रिय विषय बन गया। लेकिन कानून के अध्ययन में यह बदलाव आया कि उसे रोम संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा। फ्रांचेस्को पेट्रार्क 1304 से 1378 इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पेट्रार्क के लिए पूरा काल एक विशिष्ट सभ्यता थी, जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमनों के वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही अच्छी तरह समझा जा सकता है। उनके इस बात पर जोर दिया कि इस प्राचीन लेखों की रचनाओं का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए। इस शिक्षा कार्यक्रम में यह अंतर्निहित था कि बहुत कुछ जानना बाकी है। यह सब हम केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं सीखते। इसी नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवतावाद का नाम दिया। 15वीं शताब्दी के शुरू के दशकों में मानवतावादी शब्द इन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था, जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति दर्शन विषय पढ़ाते थे। लातिनी शब्द ह्यूमेनिटास, जिससे ह्यूमेनिटीज शब्द बना है, जिसे कई शताब्दियों पहले रोम के वकील तथा निबंधकार सिसरो 1006 नहीं बल्कि 106 से 43 ईसा पूर्व ने, जो कि जूलियस सीजर का समकालीन था, संस्कृत के अर्थ में लिया था। ये विषय धार्मिक नहीं थे, वरन उन कौशल पर बल देते थे जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद से विकसित करता है। इन क्रांतिकारी विचारों ने अनेक विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित किया। इनमें एक नया स्थापित विश्वविद्यालय फ्लोरेंस भी था, जो पेट्रार्क का स्थायी नगर निवास था। इस नगर ने 13वीं शताब्दी के अंत तक व्यापार या शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष तरक्की नहीं की थी, पर 15वीं शताब्दी में सब कुछ पूरी तरह बदल गया। किसी भी नगर की पहचान उसके महान नागरिकों के साथ साथ उसकी संपन्नता से बनती है। फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में दो लोगों का बड़ा हाथ था। इनमें से एक व्यक्ति थे दांते अलिगही 1265 से 1321, जो किसी धार्मिक संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं थे, पर उन्होंने अपना कलम धार्मिक विषयों पर चलाई थी। दूसरे व्यक्ति कलाकार जोटो 1267 से 1337, जिन्होंने जीते जागते रूप चित्र बनाए। उनके बनाए रूप चित्र पहले के कलाकारों की तरह बेजान नहीं थे। इसके बाद धीरे धीरे फ्लोरेंस इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में जाना जाने लगा, कलात्मक कृतियों के सृजन का केंद्र बन गया। रेनेसां व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्राय उस मनुष्य के लिए किया जाता है जिसकी अनेक रुचियां हो और अनेक हुनर में उसे महारत प्राप्त हो। पुनर्जागरण काल में अनेक महान लोग हुए जो अनेक रुचियां रखते थे, कई कलाओं में कुशल थे। जैसे एक ही व्यक्ति विद्वान, कूटनीतिज्ञ, धर्मशास्त्रज्ञ और कलाकार हो सकता था। हम आगे बढ़े इससे पहले यहाँ पर चर्चा कर लें। फ्लोरेंस के मानवतावादी जोआने पिको देल्ला मिरांडोला 1463 से 94 ने ऑन द डिग्निटी ऑफ माइंड 1486 नामक पुस्तक में वाद विवाद के महत्व पर लिखा।
प्लेटो और अरस्तु के अनुसार सत्य की खोज करने और इसे प्राप्त करने के लिए वे हमेशा जुटे रहते थे और उनका कहना था कि जहाँ तक हो सके विचार गोष्ठियों में जाना चाहिए और वाद विवाद करना चाहिए। यह उसी तरह से है जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए कसरत जरूरी है, दिमाग की ताकत को बढ़ाने के लिए शब्दों के दंगल में उतरना जरूरी है। इससे दिमाग की ताकत बढ़ने के साथ साथ और अधिक ओजस्वी होती है। यह चित्र देखें आप। इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी समझते थे कि वह अंधकार की कई शताब्दियों बाद सभ्यता के सही रूप को पुनः स्थापित कर रहे हैं। इसके पीछे यह मान्यता थी कि रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद अंधकार युग शुरू हुआ। मानवतावादियों की भांति बाद के विद्वानों ने बिना कोई प्रश्न उठाए यह मान लिया कि यूरोप में 14वीं शताब्दी के बाद नए युग का जन्म हुआ। मध्यकाल जैसी संज्ञाओं का प्रयोग रोम साम्राज्य के पतन के बाद 1000 वर्ष की समयावधि के लिए किया गया। उनके यह तर्क थे कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह जकड़ रखा था कि यूनान और रोमन वासियों की समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। मानवतावादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी से शुरू होने वाले काल के लिए किया। मानवतावादियों और बाद के विद्वानों द्वारा प्रयुक्त कालक्रम आप यहाँ पर देख सकते हैं। 5 से 14वीं शताब्दी ये मध्य युग है। इस युग को किस प्रकार से विभाजित किया है? 5वीं से 9वीं शताब्दी अंधकार युग और 9वीं से 14वीं शताब्दी आरंभिक मध्य युग और 11 से 14वीं शताब्दी उत्तर मध्य युग। और इसके बाद यह मध्य युग का भाग है अंधकार, आरंभिक मध्य युग और उत्तर मध्य युग। 15वीं शताब्दी से आधुनिक युग। हाल में इतिहासकारों ने इस काल विभाजन पर सवाल उठाया है। इस काल के यूरोप के बारे में जैसे जैसे खोजें और सबूत बढ़ते गए वैसे वैसे विद्वानों ने शताब्दियों की सांस्कृतिक समृद्धि अथवा असमृद्धि को आधार मानकर तीक्ष्ण विभाजन करने में अपनी दुविधा जताई। किसी भी काल को अंधकार युग की संज्ञा देना उन्हें अनुचित लगा। विज्ञान और दर्शन अरबियों का योगदान। पूर्व मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोमन विद्वानों की संस्कृतियों से परिचित थे, पर इन लोगों ने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया। 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों के अनुवादों को पढ़ना शुरू किया। इसके लिए वे अपने विद्वानों के ऋणी नहीं बल्कि वे अरब के अनुवादकों के ऋणी थे, जिन्होंने अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण और अनुवाद सावधानी पूर्वक किया था। अरबी भाषा में प्लेटो, अफलातून और एरिस्टोटिल अरस्तु नाम से जाने जाते थे, जबकि एक और यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे। दूसरी ओर यूनानी विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों को अन्य यूरोपीय लोगों के बीच प्रसार के लिए अनुवाद कर रहे थे। ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषध विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित थे। टॉलमी के अलमजेस्ट खगोल शास्त्र पर रचित ग्रंथ जो 140 ईसा के पूर्व यूनानी भाषा में लिखा गया था और बाद में इसका अरबी में अनुवाद हुआ था, में अरबी के विशेष उपपद अल का उल्लेख है, जो कि यूनानी और अरबी भाषा के बीच रहे संबंधों को दर्शाता है। मुसलमान लेखकों जिन्हें इतालवी दुनिया में ज्ञानी माना जाता था, में अरबी के हाकिम और मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक इब्न सीना, लातिनी में एविसीना 980 से 1037 और आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल राजी रेजस सम्मिलित थे। स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रुशद, लातिनी में अविरोज 1126 से 98 ने दार्शनिक ज्ञान, फैलसूफ और धार्मिक विश्वासों के बीच तनाव को सुलझाने की चेष्टा की। उनकी पद्धति को ईसाई चिंतकों द्वारा अपनाया गया। मानवतावादी अपनी बात लोगों तक तरह तरह से पहुंचाते रहे। यद्यपि विश्वविद्यालय में पाठ्य चर्चा पर कानून, आयुर्विज्ञान और धर्मशास्त्र का दबदबा रहा, फिर भी मानवतावादी विषय धीरे धीरे स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा।
यह सिर्फ इटली में ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी हुआ। इन व्यक्तियों के नामों की यूरोपीय बढ़तरी के बाद की पीढ़ियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे यूरोपीय थे। इस काल के विद्यालय लड़कों के लिए ही थे। ये अभी जो चर्चा हो रही है आपको, नाम देखें, दार्शनिक इब्न सीना, कलाकार और यथार्थवाद। उस काल के लोगों के विचार को आकार देने का साधन मानवतावादियों के लिए केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं थी। कला, वास्तुकला और ग्रंथों ने मानवतावादी विचारों को फैलाने में प्रभावी भूमिका निभाई। यह देखें आप, और करीब से देखें। कला प्रकृति में रची बसी होती है। जो इसके सार को पकड़ सकता है वही इसे प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त आप अपनी कला को गणित द्वारा दिखा सकते हैं। जिंदगी की अपनी आकृति से आपकी कृति जितनी जुड़ी होगी उतना ही सुंदर आपका चित्र होगा। कोई भी आदमी केवल अपनी कल्पना मात्र से एक सुंदर आकृति नहीं बना सकता जब तक उसने अपने मन को जीवन की प्रतिच्छवि से न भर लिया हो। अल्बर्ट ड्यूरर, 1471 से 1528। ड्यूरर द्वारा बनाया गया यह रेखाचित्र प्रार्थना रथ हस्त 16वीं शताब्दी की इटालवी संस्कृति का आभास कराता है, जब यहाँ के लोग गहन रूप से धार्मिक थे परंतु उन्हें मनुष्यों की योग्यता पर भरोसा था कि वह निकट पूर्णता को प्राप्त कर सकता है, दुनिया तथा ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सकता है। यह देखें, ड्यूरर की तुलिका चित्र 1508, प्रार्थना रथ हस्त। दी पाइटा चित्र में माइकल एंजिलो ने मेरी की ईसा के शरीर को धारण करते हुए दिखाया है। यहाँ पे देखें आप, ये सजीव चित्र। पहले के कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों के अध्ययन से नए कलाकारों को प्रेरणा मिली। रोमन संस्कृति के भौतिक अवशेषों की उतनी ही उत्सुकता के साथ खोज की गई जितनी कि अतीत के प्राचीन ग्रंथों की। रोम साम्राज्य के पतन के 1000 साल बाद भी प्राचीन रोम और उसके उजाड़ नगरों के खंडहरों में कलात्मक वस्तुएं मिली। अनेक शताब्दियों पहले बनी आदमी और औरतों की संतुलित मूर्तियों के प्रति आदर से उस परंपरा को कायम रखने के लिए इतालवी वास्तुविदों को प्रोत्साहित किया। 1416 में दोनातल्लो 1386 से 1466 ने सजीव मूर्तियां बनाकर नई परंपरा कायम की। कलाकारों द्वारा हूबहू मूल आकृति जैसे मूर्तियों को बनाने की चाह को वैज्ञानिकों के कार्यों से सहायता मिली। नरकंकालों का अध्ययन करने के लिए कलाकार आयुर्विज्ञान कॉलेजों की प्रयोगशालाओं में गए। बेल्जियम मूल के आंड्रियस वेसेलियस 1514 से 64 पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीरफाड़ की। इस समय से आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान का प्रारंभ हुआ। यह स्वनिर्मित रूपचित्र लियोनार्डो दा विंची है, जिनकी आश्चर्यजनक अभिरुचि वनस्पति विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र और कला तक विस्तृत थी। उन्होंने मोनालिसा और द लास्ट सपर चित्रों की रचना की। उनका यह स्वप्न था कि वे आकाश में उड़ सकें। वे वर्षों तक आकाश में पक्षियों के उड़ने का परीक्षण करते रहे और उन्होंने यह उड़न मशीन का प्रतिरूप बनाया। उन्होंने अपना नाम लियोनार्डो दा विंची परीक्षण का अनुयायी रखा। ये चित्र देखें आप। चित्रकारों के लिए नमूने के तौर पर प्राचीन कृतियां नहीं थी, लेकिन मूर्तिकारों की तरह उन्होंने यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश की। उन्हें अब यह मालूम हो गया कि रेखा गणित के ज्ञान से चित्रकार अपने परिदृश्य को ठीक तरह से समझ सकता है। प्रकाश के बदलते गुणों का अध्ययन करने से उनके चित्रों में त्रिआयामी रूप दिया जा सकता है। लेप चित्र के लिए तेल के एक माध्यम के रूप में प्रयोग ने चित्रों को पूर्व की तुलना में अधिक रंगीन और चटक बनाया। उनके अनेक चित्रों में दिखाई
दिखाए वस्त्रों के डिजाइन और रंग संशोधन में चीनी और फारसी चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है, जो उन्हें मंगोलों से मिली थी। इस तरह शरीर विज्ञान, रेखागणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना से इतालवी कला को नया रूप दिया, जिसके बाद में यथार्थवाद कहा गया। यथार्थवाद की यह परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही। विद्यार्थियों के लिए 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व के इटली कलाकारों की कृतियों के विभिन्न वैज्ञानिक तत्वों का वर्णन करना है। आप देखें, वास्तुकला 15वीं शताब्दी में रोम नगर भव्य रूप से पुनर्जीवित हो उठा। 1417 से पोप राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन गए, क्योंकि 1378 के दो प्रतिस्पर्धी पोप के निर्वाचन से जन्मी दुर्बलता का अंत हो गया। उन्होंने रोम के इतिहास के अध्ययन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। पुरातत्व का नया हुनर था द्वारा रोम के अवशेषों का सावधानी से उत्खनन किया गया। इससे वास्तुकला की एक नई शैली को प्रोत्साहन किया, जो वास्तव में रोम साम्राज्यकालीन शैली का पुनरुद्धार थी, जिसे अब शास्त्रीय शैली कहा गया। पोप, धनी व्यापारियों और अभिजात वर्ग के लोगों ने उस वास्तुविदों को अपने भवनों को बनाने के लिए नियुक्त किया, जो शास्त्रीय वास्तुकला से परिचित थे। चित्रकारों और शिल्पकारों ने भवनों को चित्रों, मूर्तियों और उभरे चित्रों से भी सुसज्जित किया। इस काल में कुछ ऐसे भी लोग हुए जो कुशल चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार सभी कुछ थे। इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण माइकल वेजुना बुआनारोत्ती 1475 से 1574 है, जिन्होंने पोप के सिस्टीन चैपल की भीतरी छत में लेप चित्र, दी पाइटा नामक प्रतिमा और सेंट पीटर गिरजे के गुंबद का डिजाइन बनाया, और इनकी वजह से माइकल एंजेलो अमर हो गए। ये सारी कृतियां रोम में ही हैं। वास्तुकार फिलिपो ब्रूनेलेसी 1337 से 1446, जिन्होंने फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का प्रतिरूप प्रस्तुत किया था, ने अपना पेशा एक मूर्तिकार के रूप में शुरू किया। इस काल में एक और अनोखा बदलाव आया। अब कलाकारों की पहचान उसके नाम से होने लगी, न कि पहले की तरह उसके संज्ञा श्रेणी गिल्ड के नाम से। आप देखें, इस चित्र को देख लें आप। 16वीं शताब्दी की इटली की वास्तुकला ने रोम साम्राज्यकालीन अनेक भवनों की विशेषताओं की नकल की। ये देखें चित्र आप। चैप्टर नंबर 7 बदली हुई सांस्कृतिक परंपराएं को हमने दो भागों में बांट रखा है। एक भाग यहीं पर पूरा होता है और दूसरा भाग फिर से पुनः मुद्रित पुस्तकों से प्रारंभ होगा।